हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के गणेश्वर नामक स्थान यानी नीम के थाना के पास कामताली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का यानी राजस्थान के सीकर जिले नीम के थाना गणेश्वर नामक स्थान पर कामताली नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसका प्राचीन नाम ताम्र संचयी सभ्यता है, क्योंकि वहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता की उत्खनन या खोज। गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य सन 1977 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। 1977 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। आर.सी. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। आर.सी. अग्रवाल को गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय आर.सी. अग्रवाल को जाता है, क्योंकि इन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज सन 1977 में की थी, सर्वप्रथम की थी। गणेश्वर सभ्यता का काल। गणेश्वर सभ्यता का कार्बनिक पद्धति के आधार पर इसका काल 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता का रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। गणेश्वर सभ्यता से ताम्रकालीन उपकरण के अवशेष मिले हैं और उनमें ताम्रकालीन अवशेष या साक्ष्य, उनमें से बाणगृह, तांबे के बाणगृह मिले हैं, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे के फारसे और तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे के मछली पकड़ने का कांटा, यानी मछली पकड़ने का कांटा सभ्यता गणेश्वर सभ्यता से मिला है, वो भी तांबे का। तांबे के तीर, तांबे के भाले और सुइयाँ, ये सब 90% प्योर तांबे के थे, क्योंकि इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण यहाँ के लोग नहीं थे। यहाँ के लोग नहीं जानते हैं अन्य धातुओं को मिलाने के लिए, इसलिए 99% प्योर तांबे के बनाए जाते थे। ये उपकरण में से सबसे इम्पोर्टेंट आता है मछली पकड़ने का कांटा। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से मिला है। बाणगृह, चूड़ियाँ और तांबे की कुल्हाड़ी गणेश्वर सभ्यता से ही मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे, क्योंकि वो मिलाना जानते ही नहीं थे। इसलिए यहाँ के लोग तांबे के साथ अन्य धातुओं को मिलाने से वो परिचित नहीं थे। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? आपका आंसर आएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में तांबे की शुद्धता कितनी है? 99% तांबे की शुद्धता गणेश्वर सभ्यता में देखने को मिलती है। गणेश्वर सभ्यता के जो मकान पत्थरों से निर्मित थे, किससे? पत्थरों से निर्मित किए जाते थे और ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। गणेश्वर सभ्यता में वहाँ के मकान को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, पत्थरों का निर्माण करते थे, यानी पत्थरों से बनाए जाते थे।
गणेश्वर सभ्यता पर जो मर्द भांड या मर्द पात्र मिले उन्हें कृपणवर्णी मर्द भांड कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कृपणवर्णी मर्द भांड कहा गया है। भारत में पहली बार तांबे के उपकरण एक साथ किसी स्थान से मिले हैं, वो है गणेश्वर सभ्यता से। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से तांबे के पहली बार एक साथ एक स्थान पर सबसे अधिक गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं। उनमें से तांबे की छड़ें प्राप्त गणेश्वर सभ्यता से हुई है। भारत में पहली बार एक स्थान पर अधिक तांबे की वस्तुएं वो गणेश्वर सभ्यता से मिली हैं। गणेश्वर सभ्यता से तांबे की छड़ भी प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता से ही तांबे की छड़ें और यहाँ से दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले बर्तन जैसे थाली, कटोरा, गिलास आदि प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को तांबे की आपूर्ति खेतड़ी झुनझुने से होती थी। कहाँ से? खेतड़ी झुनझुने से होती थी। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबे की आपूर्ति खेतड़ी झुनझुने से होती थी और गणेश्वर सभ्यता के लोग मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। यानी गणेश्वर से ही छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से ही मिले हैं और वो भी मिट्टी के। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले जैसे गिलास, घंटी, थाली, कटोरा ये सब हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। तांबे की छड़ भी यहीं से और यहाँ गणेश्वर सभ्यता के लोग पत्थरों से घरों का निर्माण करते थे। ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता हमारी आती है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्या है और ये कौन सी जगह विकसित हुई थी? नगरीय सभ्यता हमारी नगरी चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक स्थान बेचड़ नदी के किनारे नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। नगरीय सभ्यता को नगरी या माध्यमिक इसका प्राचीन नाम है। नगरीय सभ्यता का प्राचीन नाम नगरी है, माध्यमिक है इसका प्राचीन नाम है। और माध्यमिक था वो सिवी जनपद की राजधानी थी। किसकी? सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिक थी। माध्यमिक का यानी नगरी और माध्यमिका ये सब नगरीय सभ्यता के प्राचीन नाम हैं। और इस सभ्यता का बेचड़ नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। नगरी से प्राप्त जो सिक्के मंसमिकाकाय सिवी जनपद के लेख उत्कीर्ण में है। यानी नगरी से जो प्राप्त सिक्के थे वो मंसमिकाकाय सिवी जनपद लेख में उत्कीर्ण है और ये लेख हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। माध्यमिका सिवी जनपद की राजधानी थी। पाणिनि ने नगरीय सभ्यता का उल्लेख स्थल का किया है। यानी पाणिनि के द्वारा भी नगरीय सभ्यता का भी उल्लेख किया गया है। नगरीय सभ्यता की खोज सन 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। यानी नगरीय सभ्यता का उल्लेख पाणिनि के द्वारा भी किया गया था क्योंकि नगरीय सभ्यता का प्राचीन नाम माध्यमिका था और जो सिवी जनपद की राजधानी थी। इस सभ्यता का उत्खनन 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर यानी राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर नगरीय सभ्यता से प्राप्त हुआ है। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन मंदिर, यह मंदिर द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी तक शुंग काल का मंदिर था। किसका? शुंग काल का मंदिर माना जाता है।
और प्राचीन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का कहाँ से मिला है? हमें नगरी सभ्यता से मिला है। और ये मंदिर वैष्णव मंदिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगकालीन मंदिर था। कौन सा? शुंगकालीन मंदिर था। इस मंदिर की खोज D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। D.R. भंडारकर को नगरी सभ्यता से 2 शिलालेख मिले हैं। कितने? 2 शिलालेख मिले हैं। एक तो गोशुंडी शिलालेख, एक हाथीबाड़ा शिलालेख। नगरी सभ्यता से D.R. भंडारकर के द्वारा 1904 में इसकी खोज की गई थी। वहाँ से वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर मिला था जो शुंगकालीन था, और वहाँ से ही 2 लेख मिले हैं, गोशुंडी शिलालेख, हाथीबाड़ा का शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख का सर्वप्रथम उल्लेख यानी D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। नगरी सभ्यता से 2 शिलालेख मिले हैं, गोशुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा शिलालेख, जिसमें गोशुंडी शिलालेख का उल्लेख यानी सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। गोशुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था, और गोशुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। किसका? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख गोशुंडी शिलालेख को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ही वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख प्राप्त गोशुंडी शिलालेख के द्वारा हुआ था, और इसको सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। उसके बाद आता है हाथीबाड़ा का शिलालेख। हाथीबाड़ा का शिलालेख क्या है? हाथीबाड़ा का शिलालेख 1857 ईस्वी में श्यामलाल दास ददीवाड़िया के द्वारा खोजा गया था। यानी श्यामलाल दास ददीवाड़ा के द्वारा 1857 में हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोशुंडी शिलालेख दोनों को ही खोजा गया था। कब? 1857 में। हाथीबाड़ा का शिलालेख यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, जो गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहीं से मिले हुए हैं। गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहीं से मिले हुए हैं। इस प्रकार नगरी सभ्यता हमारे यहाँ पे समाप्त होती है। नगरी सभ्यता पाणिनि के द्वारा भी उल्लेख किया गया था। इसकी खोज या उत्खननकर्ता 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी, क्योंकि यहाँ से राजस्थान का प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय का मंदिर मिला है। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर और 2 शिलालेख मिले हैं, गोशुंडी, हाथीबाड़ा का शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख का अध्ययन D.R. भंडारकर के द्वारा, और इसी शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख लिखा हुआ है। हाथीबाड़ा शिलालेख श्यामलाल दास के द्वारा 1857 में खोजा गया था, जहाँ से सीवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए थे, और ये बीचड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता। अगली सभ्यता हमारी आती है बागुर सभ्यता। बागुर सभ्यता क्या है? बागुर सभ्यता हमारी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले बागोर नामक स्थान कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ से? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी बागुर सभ्यता। बागुर सभ्यता हमारी यानी बागोर भीलवाड़ा और कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। बागुर सभ्यता को राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं ढक्कन कॉलेज पुणे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, और उसमें उत्खननकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र LS लेसिक, जिन्होंने सन 1967 व 68 में इसका उत्खनन किया था। बागुर सभ्यता भीलवाड़ा के बागुर कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी, और इसका उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ और LS लेसिक, जिन्होंने सन 1967-68 में
ये दोनों राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग व दक्कन कॉलेज के पुणे के प्रोफेसर थे। इन्हों के द्वारा इस बागुर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। बागुर सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो आहड़ सभ्यता के समान थे। किसके समान? आहड़ सभ्यता के, यानी आहड़ सभ्यता से जो अवशेष मिले थे उन्हीं के समान बागुर सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। बागुर सभ्यता में मत्स्योद्योग यानी माँ सतियों का टीला, बागुर सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बागुर सभ्यता के माँ सतियों का टीले से इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यही बागुर सभ्यता का पुरातात्व स्थल माना जाता है। कौन सा? माँ सतियों का टीला। माँ सतियों का टीला बागुर सभ्यता का पुरातत्व स्थल और इस सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। बागुर सभ्यता से ही राजस्थान में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि व पशुपालन की साक्ष्य, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें ओनली बागुर सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। कहाँ से? बागुर सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम प्रमाण, यानी राजस्थान में कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण बागुर सभ्यता से ही मिले हैं। बागुर सभ्यता मध्य पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। बागुर सभ्यता से मध्य पाषाण काल से यानी उनके अवशेष प्राप्त हुए थे। सबसे प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हमें बागुर सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। कहाँ से? बागुर सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। बागुर सभ्यता से मध्य पाषाणकालीन, बागुर सभ्यता से मध्य पाषाणकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? मध्य पाषाणकालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। यहाँ के लोग पत्थरों से औजार तथा शस्त्र बनाते थे। बागुर सभ्यता के जो लोग थे वहाँ के जो पत्थर होते थे उनसे अपने औजार शस्त्र बनाते थे। इसलिए बागुर सभ्यता को आदिम सभ्यता या संस्कृति सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। यानी पत्थर के औजार बनाने के कारण व शस्त्र, यानी पत्थर के औजार व शस्त्र बनाने के कारण वहाँ की सभ्यता के लोगों को आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहते हैं? वहाँ से पत्थरों से औजार बनाने के कारण आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। यह सभ्यता दक्षिण पूर्व उत्तर में, यानी इस सभ्यता में दक्षिण पूर्व से उत्तर में शव को लिटाया जाता था। दक्षिण पूर्व उत्तर में शव को लिटाया जाता था। कहाँ से? बागुर सभ्यता से। बागुर सभ्यता में पतले व टिकाऊ तथा चाक से बनी हुई मर्द भांड मिले हैं। बागुर सभ्यता से यानी मर्द भांड पतली व टिकाऊ और चाक से बने हुए थे। किससे? चाक से बने हुए थे। पतले और टिकाऊ यानी मिट्टी के बर्तन वो चौक से बने हुए थे और यहाँ पे जो शव था वो दक्षिण पूर्व से उत्तर में लिटाया जाता था। इसलिए और यहाँ से पत्थर की औजार अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इसलिए आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय बागुर सभ्यता को कहा जाता है। बागुर सभ्यता से मोतियों के आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पे और अदर सभ्यताओं से कोई भी मोतियों के आभूषण प्राप्त नहीं है। ओनली बागुर सभ्यता से मोतियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान पत्थर से बनाए जाते थे। यानी जैसे गणेश्वर सभ्यता में भी मकान पत्थर से बनाए जाते थे और इनका फर्श समतल होता था। बागुर सभ्यता में भी मकान पत्थर से बनाए जाते थे और उनका फर्श भी समतल होता था। इसमें सिर्फ डिफरेंट ये है कि बागुर सभ्यता में इम्पोर्टेंट मोतियों के आभूषण के साक्ष्य व मर्द भांड पतले व टिकाऊ और चाक से बनाए जाते थे और
पत्थर से औजार बनाने के कारण इस सभ्यता को आदिम सभ्यता या संस्कृति संग्रहालय कहा जाता था। कृषि की प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य सिर्फ राजस्थान में यानी बागोर सभ्यता से मिले थे। कहाँ से? भारत में बागोर सभ्यता के और राजस्थान में सबसे प्राचीन कृषि व पशुपालन के साक्ष्य बागोर सभ्यता से मिले थे। इस प्रकार हमारी बागोर सभ्यता यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम अगली सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।